और मैं हूँ आपकी मेज़बान सना फैसल। नाज़रीन, इंसान अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक है जिसे सोच समझ के साथ इल्म भी अता किया गया ताकि वो अच्छाई और बुराई को समझे और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजारे। लेकिन इसके बावजूद कुछ अफराद अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो किसी न किसी वजह से नशा करने लगते हैं और इस लत का शिकार होकर अपने ख़ानदान के लिए कई मसाइल खड़े कर देते हैं। नशे में मुब्तला होकर ये लोग कई समाजी जराइम का सबब भी बनते हैं। अक्सर नशा करने के लिए चोरियां भी करते हैं। नशा करने के बाद इन लोगों को ना खाने का होश होता है और ना ही किसी रिश्ते का। पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया की तरह मंशियात के इस्तेमाल का रुझान बढ़ रहा है और इसकी खरीदो फरोख्त इंतजामिया की आंखों के सामने या धूल झोंक कर बड़े धड़ल्ले से की जाती है और करोड़ों रुपए रोजाना कमाए जाते हैं। अगर कराची की बात की जाए तो यहाँ की सड़कों पर हजारों लोग ऐसे हैं जो नशे के आदी हैं और अगर इनकी तादाद की बात की जाए तो इनकी तादाद का अंदाजा भी सिर्फ एक अंदाजा ही है। शहर की मुख्तलिफ जगहों पर इन अफराद ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है जहाँ ये ग्रुप की शक्ल में एक ही सिरिंज से नशा करते हैं जिससे इनमें यरकान और एड्स जैसे मोजी मर्ज तेजी से फैल रहे हैं। नौजवानों के साथ साथ खवातीन भी इस लानत का शिकार हैं और ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इनमें आला तालीम याफ्ता औरतें और लड़कियां शामिल हैं जो शौकिया या दोस्तों की वजह से नशा करती हैं। चर्स, हेरोइन, अफीम, क्रिस्टल, आइस, इन नशों के अलावा एक और चीज़ हमारी नौजवान नस्ल में फ़रोग पा रही है जिसको शीशा कहा जाता है। कई जगहों पर इसके कैफ़े खुल चुके हैं और बतौर तफरी लोग अपना शौक पूरा कर रहे हैं। इस हवाले से हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। 26 जून को पूरी दुनिया में मनशियात के खिलाफ आलमी दिन मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम गैर कानूनी स्मगलिंग है। इस दिन को मनाने का मकसद नशे आवर चीज़ों के इस्तेमाल से इंसानों को रोकना और उनके नुकसानात से आगाह करना है। इस हवाले से पाकिस्तान में एंटी नारकोटिक्स फोर्स और दीगर मुतालिका इदारों की जानिब से मुख्तलिफ रैलियों और तकरीबात का इनेकाद किया जाता है ताकि शहरियों में ये शऊर बेदार किया जा सके कि मनशियात का इस्तेमाल इंसानी ज़िंदगी की तबाही है। चर्स, हेरोइन, कोकेन, आइस यानी क्रिस्टल मेथ जैसे खतरनाक नशे पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ चुके हैं। मनशियात के बढ़ते रुझान और खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए मुतालिका इदारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी तरसील बदस्तूर तालीमी इदारों समेत हर जगह जारी है, बल्कि ऑनलाइन भी इसकी फराहमी की जा रही है। ये तमाम चीज़ें इस बात की वजाहत मांग रही हैं कि माशरे में कौन कहाँ बगैर किसी खौफ व ख़तर के इसकी सरपरस्ती कर रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम मंशियात के हवाले से है और आज हम मौजूद हैं उम्मीद मेडिकल सेंटर में। अंदर चलते हैं और यहाँ पर आपकी मुलाकात वॉलंटियर से भी कराते हैं। जो लोग नशे के आदी हैं उन लोगों से भी आपकी मुलाकात कराते हैं और डॉक्टर्स का इस हवाले से क्या कहना है वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम उम्मीद मेडिकल सेंटर में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर नुज़हत मौजूद हैं। इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो लोग नशे के लिए इलाज कराने आते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि वो क्या वाकई विलिंग होते हैं, वो चाहते हैं कि हम ये आदत छोड़ दें या उनके घर वाले उन्हें ज़बरदस्ती लेकर आते हैं? कुछ ऐसा होता है, सम टाइम होता है कि पेशेंट कह रहा होता है कि मैं खुद इलाज करना चाहता हूँ और वो 3rd 4th टाइम भी आता है और फिर वहाँ पे जाकर बाहर जाता है। जब यहाँ से 15 दिन बाद 1 मंथ बाद आफ्टर तो फिर उसके बाद फिर वो ये स्टार्ट कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं घर वाले जो खुद छोड़कर आते हैं और कह के आते हैं कि भाई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, आपका OPD है, आप जाके अपना चेकअप करा लें। वो आते नहीं हैं, ज़बरदस्ती इस तरह कहकर लाते हैं। एक तो वैसे ही वो लोग नशा कर रहे होते हैं, उसके आदी होते हैं। उसको छुड़वाने के लिए आप लोगों का जो ट्रीटमेंट होता है वो किस तरह से होता है? कि आप उन्हें जो मेडिसिन देते हैं कि आपको नहीं लगता कि एक नशा छोड़कर वो दूसरे जो है वो नशे के आदी हो जाते हैं? हम एकदम ये छुड़वा देते हैं इसे, बिल्कुल नशा छुड़वा देते हैं। इसका ऑल्टरनेट नहीं देते, हम इसकी मेडिसिन देते हैं क्योंकि हम छोड़ देते हैं। जब पेशेंट हमें कहता है, इसका समझ लें साइड इफ़ेक्ट्स होता है, नोज़िया हो रहा है, वॉमिट हो रही है, लूज मोशन हो जाते हैं। जब ये छोड़ देते हैं, कोई 17 साल से, 18 साल से, 25 साल से, 6 साल से इस तरह कर रहे होते हैं तो लाजिम बात है छोड़ेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है ना। तो किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है? पेशेंट हाइपर होता है तो उसके लिए काउंसलिंग के लिए हमने फिजियोलॉजिस्ट रखी हुई है अपने पास,
वो काउंसलिंग करती हैं, फैमिलीज़ बुलाते हैं, एक मीटिंग्स होती हैं उनकी, मैं उनसे बात करती हूँ, जैसे डॉक्टर साहब होते हैं वो बात करते हैं, बताते हैं कि इस तरह की, तो वो समझ जाते हैं। अच्छा, ये इलाज कितनी जैसे देर 45 डेज़ का होता है, डिपेंड करता है कि आपके अकॉर्डिंग टू पेशेंट, कि आपका पेशेंट किस तरह का है और क्या विलिंग है, अब जाएगा ये ठीक है, तो हम उसका कंटिन्यू उसका टेस्ट कराते हैं, हम देख रहे हैं उसको कि वो कैसा है, किस तरह का है, क्या वो सही है, उसकी काउंसलिंग देख रहे होते हैं, उसकी बात करने का उसका बिहेवियर देखते हैं, उसके बाद फिर वो जा सकता है। जो लोग ये नशे की लत का शिकार हैं और छोड़ना चाहते हैं, या जो लोग इसे बतौर फैशन जिन्होंने अपनाया है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी कि ये तो अपनी दीन और दुनिया दोनों ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास फिर कुछ भी नहीं रहता। हमने देखा है कि कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है इनके माइंड में कि हमें सेकंड टाइम हम बाहर जाएंगे तो भी ये लेंगे, ठीक है ना। तो ये नॉट ए लाइफ, ये ज़िंदगी नहीं है, ये सिर्फ खेल रहे हैं वो लोग अपने आप से। जो पेशेंट्स आते हैं उनकी हिस्ट्री क्या होती है? क्या वो डिप्रेशन का शिकार नहीं, होते वो देखिए- हैं, बेरोज़गारी की वजह से तंग होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या वजूहात जो क्या होती हमें हैं? हिस्ट्री दी जाती है, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो खुलते हैं। शुरू में कहते हैं कि फ्रेंड्स में बैठ के हमने लिया, दोस्तों में बैठ गए। लोगों की अवेयरनेस के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको खुद पता हो कि ये चीज़ बहुत नुकसानदेह है, इससे दूर रहना चाहिए? सना, मैं आपको बेटा यही कहूँगी कि तकरीबन सभी को पता होता है कि ये बुरी चीज़ है, लेकिन हमें शौक़ होता है कि वो पेशेंट कहता है लेना है। मैं ऐसे इंसान को पेशेंट ही कहूँगी कि जो बिला वजह इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसका आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है, इसको ख़त्म, अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। आपको पता है, जब हम दोबारा से इनके टेस्ट कराते हैं तो इनके किडनी प्रॉब्लम आ जाते हैं, लीवर में प्रॉब्लम आ जाता है इनके, सही है, और बहुत सारे प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो जाते हैं। हमें सब पता चल रहा होता है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हद तक आगे जा चुका होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कभी कभी इतनी इमरजेंसी हो जाती है कि हम इनको रेफ़र करते हैं सिविल में, जिना में, फिर उनके सामने खुद जाती हूँ और देखती हूँ ना, फिर वो वापस आते हैं। वो वालिदैन उनके रियलाइज़ करते हैं कि ये रॉन्ग है। कितनी एज से लेकर कितनी एज तक के जो है वो पेशेंट ज़्यादा आते हैं आपके पास? देखिए, एज होती है 50 to 65 तक। मैक्सिमम जो आ रहे हैं आजकल, जो रूटीन है वो 17 से लेकर 20 साल तक। ये तो और बड़ी इतनी अलार्मिंग। छोटी उम्र है, मैं हैरान होती हूँ कि वालिदैन को क्या हो जाता है। मैं देखिए, आई एम सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल सही मैं ये है। कह सकती हूँ ना कि वालिदैन कहाँ होते हैं। कहाँ से बेसिकली ये हासिल करते हैं? जो कॉलेज से जो बच्चे आते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल के जो बच्चे होते हैं, या जो बच्चे पढ़ाई ही नहीं कर रहे होते, तो बेसिकली इनको ये चीज़ मिलती कहाँ से है? अच्छा, ये इन्होंने कभी डिस्कस हमसे किया नहीं कि किसने दिया, बस ये कहते हैं हम फ्रेंड्स में बैठे तो फिर हुआ है, और यानी हमने गैदरिंग। हाँ जी, गैदरिंग में होता है। और ये कभी नहीं कहा उन्होंने कि हमें कोई पर्सनली देकर गया है। जैसा कि वालिदैन कहते हैं कि फ़ोन कॉल से कोई दे जाता है इनको, तो उसका ये लोग डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसको तोड़ना नहीं चाहते। फॉलोअप कितना ज़रूरी होता है जो यहाँ से सेहतमंद होकर जा चुके हैं? एवरी 7 डेज़, एवरी 15 डेज़, डिपेंड करता है ना। तो फॉलोअप आते रहते हैं, हम देखते हैं, उनको चेक करते हैं ना। कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसके बाद पेरेंट्स को एकदम से जो है ना वो मोहतात हो जाना चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि ये अब कुछ गड़बड़ है? पेशेंट हमें जो ये बताता है, और फिर वालिदैन भी ये कहते हैं कि जब हमने देखा ये सो रहा है, उठा नहीं, तो हमने देखा इसके पास से ये तकिए के नीचे से ये मिला हमको, या उसके बात करने का अंदाज़ ज़रा और था, ज़बान पलट रही थी, उसकी बात नहीं कर पा रहा था, तो हमें शक हुआ, तो फिर हमने कहा कि इसको दाखिल करा। कुछ लोग शीशे को कहते हैं कि ये नशा नहीं है, ये ड्रग्स नहीं है, ये आपको या ये जगा के नुकसानदेह रखता है। नहीं है, तो जी, आप जी। थोड़ा सा मुझे शीशे के साइड इफेक्ट्स बताइए। देखिए, ये आपको जगा के रखता है, लेकिन ये अंदर से आपको खा जाता है सारा। लाज़मी बात है, आप सोएंगे नहीं तो इंसोम्निया हो जाता है आपको, आप सो नहीं सकते, पूरी होल नाइट आप जाग रहे होते हैं, और हम भी उसके साथ जाग रहे होते हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं, लेकिन वो सोता नहीं, कहता है मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन दे दें कि मैं सो जाऊँ। अब हम तो नहीं दे सकते, हमारे पास होता भी नहीं है, तो हम उसको फिर काउंसलिंग करते हैं, बिठाते हैं, टीवी लगाते हैं, उसको बैठ के बातें करते हैं, उसके साथ स्टाफ है हमारे पास। वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है उसको, 1 वीक 15 डेज रिलैक्स हो जाए। नाज़रीन, उम्मीद मेडिकल सेंटर के केस मैनेजर अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर साहब, किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, और जो केसेस आप डील कर रहे होते हैं बेसिकली उसमें किन मुश्किलात का आपको सामना होता है? आमतौर पे हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको फैमिलीज़ लेकर आती हैं, ड्रग यूज़र्स, जो कि मुख्तलिफ़ तरह के ड्रग इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक आइस है, क्रिस्टल, हीरोइन, चर्स, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं।
इनमें से कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि खुद से अपने विल से आते हैं, आके एडमिट होते हैं, और कई ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो कि फैमिली चाहती है कि उसका इलाज हो, उनके बच्चे का, उनके घर के फ़र्द का, मगर पेशेंट नहीं चाह रहा होता कि उसका इलाज हो। तो इन दोनों कंडीशंस में हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, और ऐसे पेशेंट जो कि अपनी मर्ज़ी से आते हैं तो उनका इलाज तो बहुत आसान है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से आए हैं और वो चाहते हैं इलाज कराना, तो उनको समझाना, उनके साथ ट्रीटमेंट प्लान करना और उनका इलाज मुआवजा करना और उनको काउंसलिंग करना बहुत आसान है। अलबत्ता जो ऐसे मरीज़ हैं जो कि नहीं चाहते, तो उनके साथ हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनके साथ ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, उनकी काउंसलिंग एक मतलब बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, उनकी सेशंस वगैरह। इनिशियल स्टेज पे लोग आपके पास आ जाते हैं, या फिर जब केस आपके पास आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती होता है? ऐसा है कि जब फैमिली को पता चलता है तब तक वो उसका एडिक्ट हो चुका होता है। आम तौर पे फैमिलीज़ को 1-2 साल के बाद ही पता चलता है कि हमारा बच्चा या हमारा घर का फ़र्द कोई नशा कर रहा है। आम तौर पे जब कोई बंदा नशा करना शुरू करता है तो वो छुप-छुप के करता है। कभी वो दोस्तों के पास जा रहा है, कहीं बाहर जाके यूज़ करके आ रहा है। जब घर में आता है तो इस तरह का बिहेव करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। हालाँकि उसके तमाम पैटर्न्स में चेंज आ रहे होते हैं, उसके सोने जागने में, उसके खाने-पीने में, उसकी बातचीत करने में, उसके लोगों के साथ मिलने-जुलने में, मगर फैमिली नोट नहीं कर पाती। फैमिली जब नोट करती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नॉर्मली जो केसेस अभी आ रहे हैं आपके पास, तो कौन सा ऐसा नशा है, ऐसी कौन सी मंशियात है जिसका ज़्यादा इस्तेमाल है? इस वक्त 3-4 ऐसी ड्रग्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ हो रही हैं, जिनके मतलब हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं। उनमें से एक तो आइस है, उसके साथ साथ कैनाबिस है, चर्स है, हेरोइन है और क्रिस्टल या मैथ है। जो पेशेंट आइस लेते हैं या जो चर्स इस्तेमाल करते हैं, उनको सिर्फ ड्रग का प्रॉब्लम नहीं है, उनको ड्रग के साथ साथ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है कि वो नशा भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ नफ्सियात के भी मसाइल उनको दरपेश हैं। तो ये दोनों मसाइल उनके साथ होते हैं। मगर जो हेरोइन यूज़ करते हैं या जो दूसरी ड्रग्स लेते हैं, उनके साथ सिर्फ उस ड्रग का ही मसला होता है। तो इन ड्रग में आमतौर पे देखा गया है कि ऐसे पेशेंट जो कि कई दिनों तक जागते हैं, जो आइस इस्तेमाल करते हैं, और जागने की वजह से उनका जो साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल डिसऑर्डर है वो उनको दरपेश है। पेशेंट के सही होने में पेशेंट की विलिंग के साथ साथ उसके जो आसपास के अतराफ़ के लोग होते हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है? अगर एक पेशेंट ठीक होके जाता है यहाँ से, मगर दोबारा जाके ऐसे दोस्तों के साथ उठता बैठता है सुबह शाम, या उसकी फैमिली में उसको सपोर्ट नहीं है, या वो जो फ़र्द है उसके पास करने को कुछ भी नहीं है, तो वो दोबारा ड्रग की तरफ जाता है, जिसको हम रिलैप्स कहते हैं आम तौर पे। तो वो रिलैप्स ज़्यादातर इसी वजह से होते हैं कि लोग दोबारा ऐसे दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं जो कि ड्रग लेते हैं। अगर उससे दोस्तों से इज्तनाब करे उठना बैठना, ऐसी फैमिली उसको सपोर्ट करे, उसको कोई काम मिले, मसरूफियत मिले, तो उस पेशेंट के चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा अरसा ड्रग फ्री रह सकता है। नाज़रीन, हम उन अफराद के साथ मौजूद हैं जो कि मोटिवेशन है हमारे माशरे के लिए, जिन्होंने ना सिर्फ नशे जैसी लानत से छुटकारा हासिल किया, बल्कि ये अब इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं और वॉलंटियर ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो लोग इस लानत का शिकार हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सईदुद्दीन। तो थोड़ा सा अपने हवाले से बताइए कि कैसे आप इस लानत का शिकार हुए? मैं शराब पीना शुरू की थी 4th क्लास में। 4th क्लास में? 4th क्लास में था, और उसके बाद मैं जब कॉलेज में पहुंचा तो चर्स पीना शुरू की, और फिर जब मैंने प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है तो आखिरी इम्तिहान दे रहा था और मैं हेरोइन पीना शुरू हो गया। और हेरोइन पीने के बाद फिर 91 में मुझे उस वक्त मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी, और मुझे ज़बरदस्ती मेरी फैमिली ने मेरा इलाज कराया, और अब मुझे इलाज कराए हुए भी बहुत ज़माना हो गया। मैं बुनियादी तौर पर तो सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरी जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री का जो फ़ायदा मुझे उठाना चाहिए वो इब्तदाई 2-4-6 साल तो मैंने उठाया। उसके बाद मैं इस इल्लत में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि मेरे फैमिली को मेरा इलाज के लिए उस ज़माने में तो पता भी नहीं होता था कि इसका इलाज है भी कि नहीं है। मेरी फैमिली मुझसे प्यार बहुत करती है, लेकिन मेरी वाइफ का जो प्राइम कंसर्न है वो ये है कि दोबारा नशा नहीं कर ले, कि हम वो रहनुमाई कर सकते हैं मरीज़ों की जो इस वक्त इब्तदाई मरहले में है छोड़ने के। 4th क्लास से आपने
ड्रिंक करना शुरू की, तो इसका एक्सेस कैसे आप तक? ये सिंबल होता था, स्टेटस सिंबल। मेरे वालिद जो है वो अल्कोहल का इस्तेमाल करते थे और वो हमारे फ्रिज में पड़ी होती थी। तो वो एक आती है जिसको हम कहते हैं जिन, वाइट कलर की होती है, और मैं इतना छोटा था, मुझे उसका पता नहीं था। मैंने ढकना खोला और घूंट ले लिया। वो तो बाद में मुझे पता चला ये कुछ और है। तो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स मैं उसको ढकने में पीता रहा और फिर मैं नीट पीता रहा और आखिर तक नीट ही पीता रहा। हेरोइन एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको मेरी फैमिली नहीं कबूल कर पाई, लेकिन माहौल इतना बिगड़ता गया हेरोइन की वजह से कि वो लोगों की फैमिलीज़ ने, मियाँ ने, बीवी ने या बाप ने या बहन ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि यार तुम चर्स पी लो, प्लीज़ हेरोइन नहीं पियो। तो ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है वो हमें और बिगाड़ गई। कितना मुश्किल टाइम था जिस टाइम आपसे आप ये छोड़ रहे थे? नशा कर लेना बहुत आसान है, नशा छोड़ लेना भी बहुत आसान है। सिर्फ चीज़ इतनी है कि ये जहन आपका ये मान ले, जब आपको एक चीज़ बुरी का ये यकीन हो जाए कि ये बुरी है तो फिर आप नहीं करते। लेकिन जिसको ये नशा लग जाएगा उसमें एक ही जैसी सिंबॉलिक बीमारियां आ जाएंगी। बीमारियों से मेरा जो माशरे में बीमारियां समझिए, झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरे के हक के ऊपर डाका मार देना, अपनी ज़रूरत के ऊपर किसी को भी कुछ ना समझना। जो नशे के आदी अफराद होते हैं, जब उनको उनकी डोज नहीं मिल रही होती तो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं? एक आदमी ने अभी थोड़े अरसे पहले वो हावन दस्ता का जो लोहे की रॉड वो अपने बाप के सर पे मार के जान से ही मार दिया। एक बच्चा था जिसने अपनी माँ से पैसे मांगे और उसने वो बौची खाने में छुरी पकड़ी हुई थी, तो वो छुरी में मार दूंगा आपको, नहीं तो मैं ख़ुद को मार लूँगा। तो माँ ने डेस्परेट होकर बोला भाई मार दे, तो उसने माँ को ही मार दिया, उसका पेट फट गया। बहुत सारे वाक़यात हैं कि उसमें नशे की तलब का जब हमला होता है तो वो फिर किसी चीज़ का नहीं ख्याल करता। उसको कुछ ख्याल ऐसा नहीं है कि वो बंदा ऐसा है, नशे की तलब ही ऐसी है कि उससे सब करवा देती है। नशे से मुलाकात होने के बाद बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। एक अच्छे ख़ानदान की अच्छी मेरी तरबियत है, लेकिन नशे के मुलाकात के बाद मेरी सारी वो जिसको मैं माशरे की बुराइयाँ या बीमारियाँ कह रहा हूँ, वो सारी बुराइयाँ मुझ में आ गई, हालांकि मैं बहुत अच्छा था। नाज़रीन, ये एक और केस आया हुआ है, फॉलोअप के लिए आया हुआ है। क्या नाम है आपका? खलील। खलील, पढ़ते हो? जी, अभी छोड़ दिया। इससे पहले जो पढ़ते थे कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया था, पेपर नहीं दिए, पेपर नहीं दिए, घर से भाग गया। कैसे भागे? किसने क्या आपको खिलाया ऐसा? खुद नशे पाउडर पीता था इस वजह से। कैसे डायरेक्ट पाउडर स्टार्ट किया या पहले स्मोकिंग शुरू की? चरस, शराब, फिर उसके बाद आइस पाउडर सब पीने तो लगी। ये इतनी जो सारी चीज़ें कैसे आपको मिली कैसे? जगह जगह पे मिलती है। सबसे पहली दफ़ा तो किसी ना किसी दोस्त ने आपको कुछ खिलाया होगा, या आपने खुद सोचा कि ये क्या चीज़ होती है, मैं खा के देखूँ, चेक करूँ? उधर इलाके में थे, माल बेचते थे, वो दोस्त थे, वो लोग पीते भी थे, उनके साथ पी लिया, फिर आदत हो गई। पहली दफ़ा क्या पिया? पहली दफ़ा तो चरस। चरस पी, कैसा महसूस हुआ? कुछ भी नहीं, ऐसे ही सुन करती है दिमाग को। सुन हो गया दिमाग? फिर कुछ भी नहीं, नींद आ जाती है। फिर कितने अरसे तक आप ये पीते रहे और घर वालों को पता नहीं चला? 1.5-2 साल। 1.5-2 साल, ये बहुत लंबा टाइम होता है। चरस और शराब का पता ही नहीं चला। पाउडर 3-4 महीने पिया, पता चल गया। वो पाउडर क्या था? हीरोइन। हेरोइन। तो ये आपको कितने पैसों में मिलती थी और उसके लिए पैसे कहाँ से आते थे आपके पास? पैसे घर से ही लेके जाते थे। अम्मी देती थी, अब्बू देते थे या चुरा अब्बू लेते से थे? लेते थे। अब्बू पूछते नहीं थे क्या करते हो इतने पैसों का? उनको बोलते कपड़े ले रहा हूँ। आपको क्या प्राउड फील होता था कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, या कभी ऐसा नहीं लगा नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए? मज़ा आता था। जाम रहते वो इलाका ही ऐसा है, सब ऐसे ही है। फिर जब अम्मी अब्बू को पता चला वो लेकर आए यहाँ पर इलाज के लिए, तो आप तैयार थे इलाज के लिए? मुझे पता ही नहीं था इलाज के लिए आ रहे, बोले टेस्ट करवाएंगे। मैं आया, बोलते 10 दिन के लिए, फिर 2 महीने बाद मैं यहाँ से गया हूँ, अभी सही हो गया। तो वो जो 2 महीने आप यहाँ रहे तो आपने क्या सीखा और क्या आपने एक्सपीरियंस किया? घर वालों के सिवा कोई भी काम नहीं आता। बिल्कुल सही। दोस्त सब मतलब के होते। और ये जिस आदत में आप मुब्तला हो गए थे, ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है आपके लिए? बहुत ख़तरनाक है। बताएं, जो लोग ये छोड़ना चाहते हैं उनको कैसे मोटिवेशन मिले? दुश्मन को भी इस नशे पे नहीं लगाया अल्लाह। नशा बहुत गंदी चीज़ है।
नाज़रीन, ये एक और पेशेंट हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शहराज, कितने साल के हैं? 21 साल। कब से जो है वो नशा कर रहे हैं आप? पहले मैंने ये नशा किया था तकरीबन 1 साल तक। 1 साल के बाद फिर मैं इधर इलाज के लिए आया। इधर मैंने इलाज किया, 3 महीने मैंने इधर इलाज किया। उसके बाद 6-7 महीने तक मैंने छोड़ा हुआ था। ये दूसरा दिन था, दोस्तों के साथ फिर लग गया। फिर मैं इधर जो है ना इलाज के लिए दोबारा आया। शुरू कैसे किया था आपने? कौन सा ऐसा नशा था जो किया था? शुरू तो मैंने पहले चरस किया था, चरस के नशा करता था। फिर मैं दोस्त की शादी में गया। दोस्त की शादी में जो है ना मेरे यार दोस्त बैठे हुए थे, वो ये आइस पी रहे थे। मैंने उसको देखा, मैंने उन लोगों को बोला ये क्या चीज़ है? उसने बोला ये आइस है, ये ऐसे ऐसे पीते हैं लोग। जब मैंने उसको बोला मेरे ऊपर लगवा दे, एकदम मैंने लगवाया। एकदम के बाद मेरे को पता ही नहीं लगा कि मैं कैसे इसके अंदर मुब्तला हो गया। आइस का नशा मेरा जब ज़ुबान पे पड़ा, उसके बाद मेरे को और तलब हुआ। मैंने बोला कि और पीऊँ। तो ये तो बहुत महंगा भी होता होगा, इसके लिए पैसे कहाँ से आते थे आपके पास? मेरे पास तो इस चीज़ का पैसा नहीं था, लेकिन यार दोस्त ने मेरे को इस चीज़ पे जो है ना लगवाने के लिए उन लोगों ने लगवा दिया। जब लगवा दिया उसके बाद तो फिर मैं इसको पूरा नहीं कर सकता था। बस फिर चिड़चिड़ापन। कितना महंगा मिलता था ये? 400 रुपये का ग्राम था। और मेरा जो है ना काम रोज़गार भी मेरा नहीं था, इसको पूरा करना मेरा बस की बात नहीं था। तो ये आप लोग 1 ग्राम पूरा 1 दिन में लेते हो? मैं इस नशे के लिए कोई बैठ जाता है, इसको पता नहीं लगता है कि 1 ग्राम हमने पिया, कि 2 ग्राम हमने पिया, कि 3 ग्राम हमने पिया। इससे नशा ऐसा है कि पूरा रात भी बैठ जाओ, आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने कितने किए। ठीक, और इसके बाद दिमाग क्या कहता है? दिमाग खुशक जैसा हो जाता है और बहुत जो है ना बड़े बड़े ख्यालात आते हैं कि मैं ये काम करूँ, वो काम करूँ, मसलन जाके डकैती करूँ या जाके काम रोज़गार जो है ना किसी से बाइक माइक चुराऊँ। लेकिन ऐसे चीज़ों में जो है ना उल्टे चीज़ों में इस नशे को पूरा करने के लिए दिमाग चल जाए फिर। तो ये जो आपने आइस का नशा किया, ये कितने टाइम तक किया? 1 साल तक तो किया। कैसे आपको एहसास हुआ कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ? जब मेरे को नशा नहीं मिला, मैंने अब्बा ने हमारा को घर में बांध के रखा। जब नशे का हालात मेरे से शोर मोर नीचे हो गया तो फिर मेरे को पता लगा कि ये चीज़ बहुत ख़राब है और इस चीज़ में जो है ना हमारा बदनामी है, बेइज्जती है, इससे हमारे को कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो फिर मैंने अपने वालिदा को बोला कि मेरे को इलाज के लिए लेके जाओ, मैं ये चीज़ें छोड़ना चाहता हूँ, मैं नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। अम्मी रोती होंगी, समझाती होंगी? तेरे को जो घर वाले अच्छे सोचते तेरे को घर वाले गलत लगेगा, और जो बाहर तुम्हारे यार दोस्त है तेरा गलत सोचता है तेरे को वो सही लगेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो 70 लाख तक की आबादी जो है पाकिस्तान में नशे की आदी है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। नाज़रीन, कराची शहर का कामरान जो कि 22 साल का है, वो कैसे नशे की लत में मुब्तला हुआ, आइए उसी से जानते हैं। कामरान, आपका इलाज चल रहा है, कितने महीने हो गए? दूसरा। पहली क्या ऐसी चीज़ आपने खाई जिसके बाद ये सिलसिला जारी हो? मैडम मावे से शुरुआत की, चरस मावा आसपास में लोग खाते होंगे? घर में भी खाते हैं बहन भाई, तो उनको देख के मैं भी खाता था। उसके बाद चरस पे, चरस से पाउडर आइस ऐसे बढ़ता गया, एंड में सरीन पे आ गया। सरीन के बाद मैंने 3-4 इलाज यहाँ लिए मैं पहले भी, अभी मेरा 4था-5वां इलाज है। क्या गैदरिंग ऐसी है, लोग ऐसे हैं, वही लोग मिल जाते हैं कि जो दोबारा से कहते हैं कि नहीं चलो थोड़ा सा कर लो, कुछ नहीं होगा? वो नहीं बोलते, अपना दिल मानता है तो इंसान करता है। मैं तो यहाँ से जाने के बाद घर वाले छोड़ते हैं, बाहर जाते तो नशा कर लेते हैं, गली में मिलते हैं यहाँ पीछे, तो इसलिए रिलैप्स हो जाते हैं बार बार। इंशाल्लाह इस दफ़ा खुद को बनाना है। आप पढ़ते थे पहले? नहीं मैम, पढ़ा नहीं। पढ़ा नहीं? कोई हुनर आता है आपको? हुनर मैकेनिक का काम फुल कर लेता हूँ। तो वहीं पे लोगों ने लगाई लत? पहले मैं जाता था ना यहाँ अपने गोट में, यार दोस्त होते थे उनके साथ साइकिलों पे जाते थे, नशा करते थे। वो मेरे को इतना मालूम नहीं था ये क्या चीज़ है, आहिस्ता मैं उनके साथ करने लग गया था। करते कराते आज इस फील्ड पे पहुँच गया मैं। तो जब नशा करने लगते हैं तो कोई समझ बूझ रहती है? किसी चीज़ का पता ही नहीं होता हमें, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। गंदगियों में पड़े हुए, अच्छी जगह पे बैठे हुए, अच्छे लोगों में बुरे लोगों में, कोई माशरे का पता नहीं होता है कहाँ से। नाज़रीन, हमारे साथ सैयद इरफान मौजूद है जो कि कराची के ही रिहायशी हैं। 18 साल की उम्र में नशा शुरू किया, कैसे इस लत में मुब्तला है और कैसे अब जो है वो इनका इलाज प्रॉपर तरीके से हुआ और अब ये जो लोग इस लत में मुब्तला हैं उनका ख्याल रखते हैं। 18 साल की उम्र में आपने नशा शुरू किया, कैसे? जी गैदरिंग की वजह से कुछ पार्टी एक्टिविटीज़ थी, उस वजह से
पहले कैस्ट्रोल वगैरह खाया, उसके बाद चर्च के बाद पाउडर पे आ गया। दोस्तों ने खिला दिया या खुद? गैदरिंग की वजह से इस नशे में पड़ा। फिर उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए। मतलब शादी हो गई, उस वक्त तक आप नशा करते थे? नशा करता था मैं। पैसे मिल गए कर लिया, नहीं मिले छोड़ दिया, इस तरीके से? सिर्फ मेरी वाइफ को पता है, यहाँ तक कि मेरी बेटियों को भी नहीं पता। माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटी हैं। कितनी मुश्किल आई आपको ये छोड़ते हुए तमाम चीज़ें? मुश्किलात तो बहुत आते हैं मैडम, लेकिन इसको कवर करना पड़ता है। कैसे? विल पावर पे? विल पावर पे। क्योंकि अब तो आपकी बीवी है, बच्चियां हैं, उनका चेहरा सामने आ जाता होगा। ये उनके चेहरे की वजह से अभी माशाल्लाह से मैंने एक बेटी की शादी करवा के आया मैं, दूसरी बेटी की मेरी फरवरी में शादी है। और आपकी बच्चियों को नहीं पता? उनको पता है मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ। ये मेरी वाइफ की और दादा साहब की जो है मेहरबानी है, जिसकी वजह से पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और वॉलंटियर मौजूद हैं, तंजीलुर रहमान। आप एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं और इससे पहले इस लत का आप खुद शिकार थे। When I was around 16 years old, I got into drugs, into bad drugs, like चरस हो गया, हेरोइन हो गया, अल्कोहल हो गया, मेडिकेशंस हो गई, डिफरेंट ड्रग यूज़ करता था। इलाज भी काफ़ी हुए। कुछ टाइम तक तो घर वालों को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैं ड्रग्स का शिकार हो चुका हूँ, लेकिन एक टाइम आया कि उन्होंने मेरी बॉडी देखी कि मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई से जो है बिल्कुल कासिर होता जा रहा हूँ। घर वालों को पता चला, दे वर स्केर्ड कि अकलौता ही है, एक ही बेटा है हमारा और वो इस फील्ड में लग गया। अच्छा, आपने स्टार्ट कैसे किया? स्टार्ट मेरा मैम सबसे पहले सिगरेट के बाद जो है वो चरस की तरफ गया। चरस के साथ कभी ओकेजनली मैं ड्रिंक वगैरह कर लेता था, पार्टीज़ में या किसी भी दोस्तों में गेट टुगेदर हुआ माना कि ड्रिंक कर लेता था। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, किसी ने हेरोइन की सिगरेट पिला दी। एक दफ़ा तो मैंने पी ली, लेकिन मुझे उसकी क्रेविंग शुरू हो गई। क्रेविंग होती थी तो क्या होता था? फील ऐसा होता था कि मुझे ये चाहिए, ना मुझसे उठा जा रहा है, ना मुझसे कोई काम किया जा रहा है। वो एनर्जी लेवल जो थी बिल्कुल लो हो गई थी। और ये कितने देर तक इसका असर बरकरार रहता है? तो मैम अराउंड 1 आवर, क्योंकि मेरी लिमिट्स बहुत थी। आपको क्या लगता है कि इन तमाम चीज़ों में आपकी गैदरिंग का? एग्जैक्टली, गैदरिंग का हमेशा से रोल होता है हर जगह पे। अगर आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट दें तो आप अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप बैड चीज़ों की तरफ जाएं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो माहौल जो है वही ख़राब कर देगा। जब लोगों को पता चलता था, आपके आसपास के जो लोग होते थे कि आप नशे के आदी हो, तो क्या आप उसे एज अ फैशन की तरह प्राउड फील करते थे या वो अजीब सा फील होता था आपको? पहले तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं था। मतलब मैं इतना नशा करने के बाद भी मुझे लोग पहचान नहीं पाते थे कि ये ड्रग यूज़र है। तकरीबन 6-7 साल बाद तो मेरी फैमिली को पता चला कि मैं जो है इस बैड एक्टिविटी में हूँ। खाली यही नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मैं गैम्बलिंग भी करता था। अगर आपसे ड्रग्स छुड़वानी है तो उसके बदले भी आपको ड्रग्स ही एक तरीके से दी जा रही है, मेडिसिन दी जा रही है, तो आप फिर उसके आदी हो जाते हो। अगर वो छोड़ो तो फिर आपको ग्रेविटी होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ क्या अच्छी लगी, सबसे पहले मैंने अपना डिटॉक्सिफिकेशन कंप्लीट किया 1 मंथ का। उसके बाद मैं रिहैबिलिटेशन में आया, और ये हर एडिक्ट के लिए ज़रूरी है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद अपनी रिहैबिलिटेशन को कंप्लीट करें। यहाँ आप कितने टाइम रहे? 1 साल 1 महीना हो गया। 1 साल से आप एज अ वॉलंटियर इनके साथ एज अ वॉलंटियर काम कर रहा हूँ। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो छोड़ने के बावजूद ये लत नहीं छोड़ पा रहे? ये कि एक दफ़ा अपना लग का इलाज करा, चाहे जितना भी टाइम लगे। एक दफ़ा अगर आप सिंसियर हो गए अपने इलाज से, अपने आप से, देन यू विल सक्सेसफुल बी योर्स। लेकिन अगर आप बार बार इसको मजाक समझो कि सही है, ठीक है, हो जाएगा जैसे मैंने समझा होता, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, हमारे साथ सैफुल्लाह मौजूद हैं, उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ड्रग्स लेनी कब से शुरू की? तकरीबन 2007 से। कितने साल के थे आप? 10 या 11 साल का। तो 10-11 साल में क्या चीज़ आपको ऐसी अट्रैक्ट की, या क्या आपकी आसपास की गैदरिंग थी जो आपने नशा करना शुरू किया? कोई ऐसी बात नहीं थी, बुरी सोबत, बुरे दोस्त हो गए, तो वहाँ पर मेरे दोस्त होते थे, वो चरस पीते थे। मैं शुरू में चरस में लग गया। 2-2.5 साल मैंने पिया तकरीबन चरस, उसके बाद मैं पाउडर पर लग गया। ऐसे करते करते फिर मेरे को पुलिस वालों ने पकड़ा था, तकरीबन ज़मानत पे अब्बू ने छुड़ा दिया मेरे को। आपके पास से बरामद हुई थी कि आप खरीदते हुए पकड़े गए थे? नहीं, चोरी करता था। चोरी। अच्छा, ये जब आप खरीदते थे अपने लिए, तो क्या आप और लोगों को भी सप्लाई करते थे? बेचता भी था, खुद पीता भी था। उसके माल के पैसे निकल आते थे, अपने पीने का साइड में रख देता था। तो उसके बाद मैंने सिरिंज लगाना स्टार्ट किया। सिरिंज में क्या लगाते थे आप? सिरिंज में मैं क्रिस्टल लगाता था। क्रिस्टल?
कैसे वो कहाँ किधर हाथ में किधर लगा? नसों में लगा के बस। ऐसे करते करते तकरीबन 4-5 साल मैंने सिरिंज यूज़ किया, उससे मेरे को HIV हो गई। बिल्कुल, जो लोग ग्रुप में नशा करते हैं और एक सिरिंज का इस्तेमाल एक शख्स करता है, फिर दूसरा करता है, फिर तीसरा करता है, तो उससे HIV भी हो सकता है और ये कितना डेंजरस है ये आपको खुद बता रहे हैं। तो इसके बाद तकरीबन मैडम मेरे 13-14 इलाज हुए। तो अब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? ना आगे का कुछ रहता है, मतलब कि ना इज्जत रहती है माशरे में। बस भाइयों में यही बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर वक्त दें, अपने माँ बाप को वक्त दें। नाज़रीन, यहाँ पे जो लोग मौजूद थे हमने उनकी तो आपसे बात कराई, लेकिन आप यकीन करें यहाँ पर ऐसे दर्दनाक मनाज़िर हैं जिनको शायद ये कैमरा भी फिल्मबंद नहीं कर सकता। माएँ किस तरह रोती हुई आ रही हैं, फैमिलीज़ क्या कह रही हैं, वो कैमरे पे बात नहीं करना चाहती, इसलिए हमने बात नहीं की। एक खातून इस वक्त मौजूद है, वो एक शिकवा कर रही हैं, जो कि रियासत से कर रही हैं, हुकूमत वक्त से कर रही हैं, हुक्मरानों से कर रही हैं। क्या कर रही हैं, आइए उनसे। मैं यही कहूँगी कि हुकूमत पाकिस्तान से कि हमारे बच्चे जो मतलब हमने जवान किए हैं बेबीगी में, तो वो मतलब इन नशों को अल्लाह के लिए ख़त्म कर दें कि बच्चे हमारे सही रास्तों पे चल पाएँ। एक माँ बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और उसके बाद जब उसे पता चलता है कि वो बच्चा ड्रग्स लेने लगा है, फिर उसके इलाज के लिए मारी मारी फिरती है, क्या निकलता है दिल से? सोसाइटी ज़िम्मेदार है, हुक्मरान ज़िम्मेदार हैं, कौन है आखिर? हम खुद ज़िम्मेदार हैं, कौन है ज़िम्मेदार? लगता तो ऐसे ही पूरा पाकिस्तान ही ज़िम्मेदार है इसमें। सभी को करना चाहिए, जब तक सब मिल के नहीं करेंगे तो ये नशा ख़त्म नहीं होगा। और माँ के दिल पे जो बीतती है तो माँ ही जान सकती है कि हमने अपने बच्चों को किस तरह पाला है, तकलीफ़ों से, मेहनतें कर कर के, मजदूरी करके, और आज वो किसी जब सहारा बनने का टाइम है तो सहारा छूट गया और हम उन्हीं के लिए मेहनतें कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उधार कर रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं। जो लोग ये काम कर रहे होते हैं उनके लिए क्या निकलता है दिल से? जो बेच रहे हैं उनके लिए तो बद्दुआएं निकलेंगी, जाहिर सी बात है। जब उनकी औलादें अपनी ही खुद मतलब लगेंगी इन चीज़ों पे तो पता चलेगा। थोड़े से पैसों के लिए वो थोड़े से पैसों के लिए ईमान का सबका सौदा करते इतने मासूम बच्चों को, छोटे छोटे क्या बड़े क्या, हर साइज़ के बच्चे नशे में लगे हुए हैं। सही, कौमों की तरक्की की ज़ामिन जो होती है ना वो उनकी यूथ होती है। जब उसी को तबाही के रास्ते पे लगा दिया जाएगा तो फिर उस कौम का तो अल्लाह ही हाफिज़ होगा। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में हमने आपको वो सच दिखाया जिसको हम रोज़ाना अपनी आंखों के सामने जिंदा लाश की तरह चलता फिरता देखते हैं। शहर की गलियां, गंदे नाले और कचरा कुंडियां वो कब्रिस्तान है जहां ये अफराद नशा करने के बाद अपने तमाम एहसासात दफना देते हैं और इनके साथ साथ इनके घर वाले भी रोज़ जीते रोज़ मरते हैं। लेकिन उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई। अब भी ये लोग अगर चाहें तो अपनी क़ुव्वत मदाफ़त को मजबूत करके अपना इलाज करवा सकते हैं और माशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लायक बन सकते हैं। नशे के खिलाफ मुल्क भर में कई NGOs, इदारे और फलाही तंजीमें काम कर रही हैं और नशे के आदी अफराद का इलाज भी कामयाबी से किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में भी हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की, ये मुल्क हमारा है और यहाँ रहने वाला हर फर्द इस मुल्क का हिस्सा है। आइए मिलकर खुद को और अपनी नौजवान नस्ल को इस बला से बचाइए और अपने इलाकों से इनकी खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर कदम उठाइए ताकि ये जहर जड़ से ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान मंशियात से पाक मुल्क होकर तरक्की के रास्तों पर गामजन हो, जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच के सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।